तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो वाच्य है। कोई बच्चा बताएगा वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नहीं, आवाज नहीं, जल्दी बताओ वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। हाथ खड़ा करने के लिए कहा था मैंने, समझ आई? हाँ बताओ निहारिका। बोलने का विषय। वाच्य, जब वाच्य में केवल गहराई में नहीं जाओगे, परिभाषा में नहीं जाओगे, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। और जब इंग्लिश भाषा में बोलो देखोगे तो वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य होता है वॉइस, VOICE। ठीक है, कभी अंग्रेजी में पढ़ा हो तो वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। ठीक है, और वाच्य की परिभाषा पर आओगे तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है? वाच्य की परिभाषा दूसरी चीज है। तो कौन बच्चा बता सकता है वाच्य की परिभाषा क्या है? बताओ, किसी को याद हो तो। हाँ, जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार बदलती है तो उस बदलाव या परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में किसकी बात कर रहे हैं? वाक्य की। जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार बदलती है, भाव के लिंग वचन पुरुष। यहां से मैं पहले इसको थोड़ा साफ कर देती हूँ, जो ये टिक लगे हैं। लिंग वचन पुरुष, काफी सारी चीजें जो आ जाती हिंदी में, भाव के लिंग वचन या पुरुष के अनुसार बदलती है तो उस बदलाव या परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच्य। तो उस बदलाव या परिवर्तन को, उस बदलाव या परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। यहां मैंने एक एरो का निशान डाल दिया और वो एरो इसके साथ आ जाता है। ठीक है, तो उस बदलाव या परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। दोबारा सुन लो भाई, सीधी बात है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य वाचन शब्द से बना है। किससे बना है? वाचन। वाचन का मतलब होता है बोलना। ठीक है, वाच्य किससे बना है? वाचन शब्द से। तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? वाचन यानी कि बोलना, बोलने का विषय। ठीक है, और वाच्य की परिभाषा आएगी कि जब किसी वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया भी होती है, कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, तो जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म या भाव के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलती है, क्रिया बदलती है। ठीक है, तो उस बदलाव या परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाच्य। जैसे समझो, राम खेलता है, ये हमारे पास क्या है कि वाक्य है। खेलना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। और ये खेलने का काम कौन करता है? राम। तो राम क्या है? करता है। परिभाषा पे आ जाओ। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार बदलती है? कर्ता किसके अनुसार बदलेगा? क्रिया के अनुसार। या क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार। ये दोनों साइड से होता है। लेकिन वाच्य की परिभाषा में हमने बताया था
कि क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता बदलते हैं। राम यहाँ क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पुल्लिंग। और राम की जगह हम क्या रख लेंगे यहाँ पर, सीता। क्या रख लेंगे हम, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो सीता खेलती है। देखो पहले क्रिया क्या थी, स्त्रीलिंग थी या पुल्लिंग, खेलता है, तो क्रिया क्या थी पहले, पुल्लिंग। जब कर्ता भी क्या था, पुल्लिंग। जब कर्ता हमने क्या किया, पुल्लिंग किया। सीता है ना अब कर्ता, तो कर्ता को हमने क्या किया, स्त्रीलिंग कर दिया। सॉरी, यहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा। ये कर्ता है सीता और कर्ता यहाँ पर स्त्रीलिंग है, और क्रिया भी क्या होगी यहाँ पर, स्त्रीलिंग। क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग। तो जब इस तरह के वाक्य में आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य मतलब क्रिया किसके अनुसार बदलती है, कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, और अंत में एक शॉर्ट ट्रिक भी होगी इसकी, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य की। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, तो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। हाँ, लेकिन एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें, जैसे एक जगह ये जो है कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी, एक उदाहरण देती हूँ अपवाद में। किसमें, अपवाद में। हर चीज के अपवाद होते हैं, तो इसके भी अपवाद है। जैसे अब मैं यहाँ पर उदाहरण देती हूँ, राम ने एक पुस्तक लिखी, राम ने पुस्तक लिखी। ये कर्तृवाच्य है। कैसे कर्तृवाच्य है, क्योंकि लिखना जो है वो क्या है, क्रिया है, और लिखने का काम किसने किया, राम ने। राम क्या है, कर्ता है। और जब हम विभक्ति पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे ना विभक्ति, तो यहाँ कर्ता के साथ ने विभक्ति है, कर्ता के साथ अपनी ही विभक्ति है। जब आपने देखा हो विभक्ति पढ़ते तो कर्ता ने, कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लगती है, ने। कर्म को, ठीक है, करण से, के द्वारा, तो ये विभक्ति। अगर कर्ता के साथ ने है तब कर्तृवाच्य, तब भी ये कर्तृ ही वाच्य होगा, लेकिन इसमें वो कर्तृवाच्य की परिभाषा नहीं लगेगी। जैसे राम की जगह हमने सीता लिख दिया, हमने राम पुल्लिंग था, क्या था राम, कर्ता क्या था, पुल्लिंग, तो हमने कर्ता क्या ले लिया, स्त्रीलिंग। क्या ले लिया कर्ता बेटा, स्त्रीलिंग। तो सीता ने पुस्तक लिखी, क्या यहाँ क्रिया बदली, ये बताओ, क्या यहाँ क्रिया बदली, नहीं बदली ना। यहाँ कर्ता बदलने से क्रिया नहीं बदली। क्यों नहीं बदली, क्योंकि यहाँ कर्ता अपनी ने विभक्ति के साथ है। किसके साथ है, तो उस समय यहाँ कर्तृवाच्य की परिभाषा न लगते हुए भी ये वाक्य क्या होगा, कर्तृवाच्य। तो नोट में आप लोग क्या लिखोगे, नोट में आप लिखोगे, जब भी कर्ता के साथ, जब भी कर्ता के साथ ने विभक्ति, ने विभक्ति या चिन्ह भी बोलते हो बेटा, इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह। ने विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। जब भी कर्ता के साथ ने विभक्ति या चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहां क्या होगा, कर्तृवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो आपको पता चल गया कर्तृवाच्य कहाँ कहाँ होगा। पहला
कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है और दूसरा कर्ता के साथ नेव। दो ही चीज याद रखनी है। पहला क्या है, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, जो भी है पुरुष इत्यादि बदलते हैं। ठीक है, समझ आई। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, कर्ता के साथ ने विभक्ति होगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिख लो, ये दूसरा लिख लो। तो कर्तृवाच्य कहाँ कहाँ होगा, या तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया क्या होगी, ठीक है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया क्या होगी, एक वचन। या फिर कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति लगेगी, ने। तो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे कि उस वाक्य में क्या है, कर्तृवाच्य है। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरे नंबर पे है कर्मवाच्य। क्या है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के भी वही दो पॉइंट। कौन से दो पॉइंट, पहला पॉइंट या तो जो है क्रिया के लिंग, वचन या पुरुष कर्म के अनुसार बदलेंगे। ठीक है, क्रिया में जो परिवर्तन होता, मैं बार बार बता रही हूं, क्रिया में जो परिवर्तन होता वो क्या होता है, वाच्य। समझ आई, क्या होता है, वाच्य। तो क्रिया के लिंग, वचन या जो भी है पुरुष वगैरह, ठीक है। क्रिया के लिंग, वचन, यहां पे यदि शब्द लगा लो। क्या लगाओगे, यदि। आवाज नहीं बेटा। यदि क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष जो भी है, पुरुष का मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, लिंग, वचन कर्ता कर्म के अनुसार बदलते हैं। यदि क्रिया के लिंग, वचन डैश डैश कर्म के अनुसार बदलते हैं, तो वहां कर्मवाच्य होगा। या दूसरा पॉइंट बताओ, या कर्ता के साथ से या के द्वारा लगे हो। दो चीजें देखनी है, कर्ता के साथ क्या हो, से, के द्वारा है या से है। दूसरा पॉइंट है, यदि कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाओ, के द्वारा लगाओ। आवाज नहीं बेटा, आरुषि आवाज नहीं। यदि कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाओ तो भी क्या होता है, कर्मवाच्य। ठीक है, जैसे देखो भाई, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया। आपने आंख बंद करके बोल दिया कि ये कर्मवाच्य है, क्योंकि ये राम, पत्र लिखना क्या है, क्रिया। पत्र लिखना क्या है बेटा, क्रिया। और किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा, तो ये क्या है, कर्ता। ठीक है, और क्या लिखा गया, पत्र, तो ये क्या है, कर्म। आवाज नहीं, तो ये क्या है, कर्म। वैसे तो तुम्हें पता चल गया राम के द्वारा पत्र लिखा गया, के द्वारा है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लो। कैसे चेक करना है कि पत्र जो कर्म है उस कर्म को बदल लो, पत्थर की जगह चिट्ठी लिख लो। राम के द्वारा चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी लिखी गई। तो देखो यहाँ कर्म पुल्लिंग था, पत्र क्या था, पुल्लिंग, और चिट्ठी क्या है, स्त्रीलिंग। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्या यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग नहीं बनी,
तो क्या दोनों पॉइंट प्रूव नहीं हुए? दोनों जो दो हमने बिंदु लिखे थे, दोनों बिंदु यहां काम आए ना। या तो हम सीधा क्या करेंगे, कर्ता के साथ क्या देखेंगे, के द्वारा, और 100 के 100 हम लिख देंगे क्या है ये, कर्मवाच्य। ठीक है। और अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो हम ये देखेंगे कि कर्म है या नहीं है। अगर कर्म है तो पक्का कर्मवाच्य। क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया। और फिर बदल के भी देख लेंगे, अपनी संतुष्टि के लिए कर्म को बदल लो, पत्र की जगह चिट्ठी लिख लो। समझ आई? तो पत्र क्या था, पुल्लिंग, और चिट्ठी क्या है, स्त्रीलिंग। तो अगर ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हुआ तो क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। समझ आ रही है बात? अगला है भाववाच्य। बेटा आवाज नहीं। वही बात है जब क्रिया के लिंग वचन पुरुष भाव के अनुसार बदल जाए। ठीक है, किसी वाक्य के भाव के अनुसार बदल जाए तो वहां क्या होगा, भाववाच्य। जब क्रिया, मुख्य बात यहाँ क्रिया है, क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो वाच्य है, ये परिभाषा है। और अगर शाब्दिक अर्थ बोले तो वाच्य का अर्थ है, क्या है वाच्य का अर्थ, बोलने का विषय। तो जब क्रिया के लिंग वचन या पुरुष भाव के अनुसार बदल जाए, वाक्य में आए भाव के अनुसार बदल जाए। आवाज नहीं। चार नंबर का टॉपिक है ये, वाक्य में आए भाव के अनुसार। क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं समझ रहे अच्छे से? भाव के अनुसार बदल जाए तो वहां भाववाच्य कहलाता है, तो वहां भाववाच्य होता है। क्या होता है वहां पे, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला जाता ऐसा तो कोई कहता नहीं है, वो तो एक सामान्य बात है। चला नहीं जाता तभी तो आएगा। भाववाच्य में अधिकतर 90% वाक्य जो है वो नहीं वाले होते हैं, 10% सकारात्मक भी होते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें भाववाच्य में कभी भी कर्म नहीं होता। क्या नहीं होता भाववाच्य में? पहला पॉइंट ये, हर एक का 2-2 पॉइंट बताए थे। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट है भाववाच्य में कभी भी, आवाज नहीं, कर्म का प्रयोग नहीं होता। कर्म का मतलब काम होता है। जैसे आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो पत्र लिखना एक काम है। केवल लिखना एक क्रिया है और पत्र लिखना क्या है, एक काम है। भाववाच्य में कभी भी कर्म का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो प्रश्न कैसे कैसे आएंगे? पहला पॉइंट, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या आएगा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ। दूसरा पॉइंट, उसकी परिभाषा। 2 मिनट रुको बस। और तीसरा पॉइंट, प्रकार। 3 प्रकार होते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार चलोगे नहीं, 2 प्रकार होते हैं, कर्तरी और अकर्तरी। और अकर्तरी के फिर 2 होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और इनके भेदों में अंतर। ओके, समझ आया?